तो चलिए, आज हम एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ तारीख का एक वरक नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिनके लिए जंग कभी खत्म ही नहीं हुई। ये मंजर है अगस्त 1945 का, एक ऐसी हकीकत जो आग बुझने के बाद भी जिंदा रही। जरा तसव्वुर कीजिए, चीको नाम की एक सर्वाइवर ने क्या देखा होगा। अपने ही हम जमात जिनकी जिल्द पिघलकर उनके जिस्मों से गिर रही थी। 1945 खत्म होते होते हिरोशिमा और नागासाकी में करीबन 2,14,000 लोग मारे जा चुके थे। ये एक बहुत बड़ा अदद है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये कहानी का सिर्फ आगाज था। लेकिन असल कहानी को समझने के लिए हमें इन आदाद-ओ-शुमार से आगे जाना होगा, उन लोगों के तजुर्बात को समझना होगा जो इस मशरूम क्लाउड के नीचे थे। तो हुआ ये कि सिर्फ 3 दिन के अंदर पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन जो बच गए, जिनको हाइबाकोशा कहते हैं, उनके लिए तो असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। मौत फौरन भी आई, लेकिन रेडिएशन की वजह से साल के आखिर तक मरने वालों की तादाद बढ़ती ही चली गई। और इस सब में सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात यह थी कि बच्चों ने क्या देखा। शिग्याकी उस वक्त सिर्फ 8 साल के थे। उन्होंने ऐसे मनाजिर देखे जो कोई भी इंसान, खास तौर पर एक बच्चा, शायद कभी ना भुला पाए। यही वो यादें हैं जो हिबाकोशा पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चलते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है जो सित्सुको थर्लो ने कही। हर अदद के पीछे एक इंसान था। उन 2,14,000 में से हर एक का एक नाम था, एक कहानी थी। कोई था जो उनसे मोहब्बत करता था। और उनकी ये अपील कि उनकी मौत बेकार ना जाए, असल में ये पुकार है कि तारीख इस इंसानी कीमत को कभी ना भूले। जो लोग इस पहले धमाके से बच गए, उनके लिए एक नई जंग शुरू हुई, उनके अपने जिस्मों के अंदर। एक ऐसी जंग जिसे वो देख तो नहीं सकते थे, लेकिन हर रोज महसूस जरूर करते थे। देखें, ये कोई आम बीमारी नहीं थी। ये एक ऐसी खौफनाक हकीकत थी जिसका सामना डॉक्टरों और बच जाने वालों दोनों को करना था। इसे एटम बम बीमारी का नाम दिया गया, एक ऐसी इस्तिलाह जिसमें गर्मी, धमाके और सबसे बढ़कर तापकारी से होने वाला नुकसान शामिल था। और इसके असरात तो सालों बल्कि दहाइयों बाद भी सामने आते रहे। तापकारी ने उनकी सेहत पर एक ना मिटने वाला निशान छोड़ दिया। ल्यूकीमिया यानी खून का कैंसर, थायराइड, ब्रेस्ट और फेफड़ों के कैंसर, जिल्द पर अजीब किस्म के निशान जिन्हें कीलॉइड्स कहते हैं। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। यहां तक कि जो बच्चे इस वक्त मां के पेट में थे, उनमें माइक्रोसिफिली या जहनी माजूरी जैसे मसाइल आम हो गए। और फिर इन जिस्मानी जख्मों ने एक नए सामाजी अजाब को जन्म दिया। हिडेटाका कुमिने की कहानी सुनिए। उन्हें सड़ी हुई टांगे जैसे नामों से पुकारा जाता था। ये सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं था, ये वो जहनी अजियत थी जो लोगों के तानों और बुलिंग से मिलती थी। उनके जख्म उनका मजाक उड़ाने का जरिया बन गए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला एक समाजी बहरान में कैसे बदला। यहाँ खौफ और गलतफहमियों ने एक अलग ही किस्म का नतीजा पैदा किया जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन उतना ही तबाहकुन था। तो बच जाने वालों के लिए ये दो तरफा जंग थी। एक तरफ जिस्मानी जख्म थे, कैंसर, कैलॉइड्स और तापकारी से जुड़ी बीमारियां, और दूसरी तरफ थे समाजी जख्म, लोगों का डर कि कहीं ये बीमारी फैल ना जाए। इस डर की वजह से उन्हें शादी और नौकरियों में मुस्तरद किया जाता था और अपने ही माशरे में उनके साथ अछूतों जैसा सुलूक होता था। उसकी एक मिसाल काजुए नोई की एक गवाही है, जिनको नाम की एक बच जाने वाली की शादी हुई, लेकिन जब सास को पता चला कि वो एटम बॉम्ब सर्वाइवर है तो उसने बच्चे पैदा करने से मना कर दिया। उसने कहा, अगर कोई नुक्स वाला बच्चा पैदा हो गया तो क्या करोगी? और कुछ सालों में वो शादी टूट गई। इस एक कहानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डर कितना गहरा था और इसने कितने घरों और रिश्तों को बर्बाद किया। और इस सब के ऊपर एक सरकारी खामोशी भी थी। 7 साल तक, 1945 से 1952 तक, अमेरिका के प्रेस कोड ने जापान के मीडिया पर पाबंदी लगा दी कि वो एटम बम के असरात पर कोई रिपोर्ट शाया नहीं कर सकते। इस पॉलिसी का मतलब ये था कि सालों तक हिबाकोशा की तकलीफ की पूरी कहानी ना सिर्फ दुनिया से बल्कि खुद जापान से भी छुपी रही। उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। अब हम देखते हैं कि जो बच गए थे उनके दरमियान भी एक दर्जाबंदी बन गई थी। कानून और सियासत ने तकलीफ को भी दर्जों में बांट दिया था। सब बच जाने वालों को बराबर नहीं समझा जा रहा था। आखिरकार जापानी हुकूमत ने एक कानून बनाया, लेकिन उसमें भी बहुत सख्त शराइत रखी गईं कि सरकारी तौर पर हिबाकोशा कौन हो सकता है। या तो आप धमाके के मरकज़ के करीब हों, या पहले 2 हफ्तों में वहां गए हों, या काली बारिश जैसी तापकारी का शिकार हुए हों, या फिर आप उन औरतों के बच्चे हों जो इन कैटेगरीज में आती थीं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस निज़ाम ने किन लोगों को भुला दिया? कौन थे वो लोग जिनकी तकलीफ इन सरकारी खानों में फिट नहीं हुई? और जवाब है
एक बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 70,000 मुतासरीन कोरियाई थे जिन्हें जबरन मजदूरी के लिए जापान लाया गया था और उन्हें दोहरे इम्तियाजी सलूक का सामना था। एक, जापान में कोरियाई होने की वजह से और दूसरा एटम बम सर्वाइवर होने की वजह से। दहाइयों तक वो कानूनी लाताल्लुकी में लटके रहे। जापान और कोरिया दोनों की हुकूमतों ने उन्हें नज़रअंदाज किया। यहां इंसाफ के दो अलग अलग पैमाने साफ नजर आते हैं। जापानी हिबाकोशा के लिए पहला तिब्बी कानून 1957 में आ गया था, लेकिन कोरियाई बच जाने वालों को इमदाद के लिए 1980 तक इंतजार करना पड़ा। 23 साल का फर्क, उनकी कौमियत और सियासी हैसियत उनके इंसाफ के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गई। लेकिन इतनी तकलीफ और नाइंसाफी के बावजूद हिबाकोशा की कहानी सिर्फ एक अलमिये पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये एक बहुत ताकतवर आलमी तहरीक में बदल गई। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। इन लोगों ने अपने जख्मों को एक मकसद दे दिया। वो जौहरी जंग के नताइज पर दुनिया के सबसे मोतबर माहिर बन गए और उनका मिशन बिल्कुल साफ था, दोबारा कभी नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी इस बात के लिए वक्फ कर दी कि उनका तजुर्बा बाकी इंसानियत के लिए एक वार्निंग बनकर रहे। और इनकी इस इज्तिमाई आवाज़ की ताकत इस सर्वे से साफ जाहिर है। जब अक़वाम मुत्तहिदा ने जौहरी हथियारों पर पाबंदी का मुआहदा पेश किया तो 80% से ज़्यादा हिबाकोशा ने उसका खैर मकदम किया। ये सिर्फ एक रायशुमारी नहीं थी, ये इनके मुश्तरका तजर्बे से पैदा होने वाले एक ज़बरदस्त मुतालबा था। लेकिन अब जब इन बच जाने वालों की औसत उम्र 84 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो ये सवाल हर गुजरते दिन के साथ और भी अहम होता जा रहा है। जब इनकी आखिरी आवाज़ें भी खामोश हो जाएंगी, तो इनकी कहानियों को आगे कौन लेकर जाएगा? कौन इस बात को यकीनी बनाएगा कि दुनिया उनकी वार्निंग को याद रखे? ये अब हम सब की जिम्मेदारी है।